हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSRG में। 25 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 6800 में चयनितों की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की अपडेट। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आज डीबी सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट के साथ साथ 4500 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के विज्ञापन पर आ रही है बड़ी खबर यूपी ट्रिपल SC की तरफ से। और वहीं शिक्षक भर्ती की होगी जाँच, आदेश हो गया जारी। TGT PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। पुलिस भर्ती के टेंडर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है सामने। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी यूट्यूब फैमिली स्टडी विद DSRG 5K की फैमिली जल्द बन जाए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के तरफ से आने वाली बड़ी अपडेट। तो क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। आप सभी लोग देख सकते हैं इस विज्ञप्ति को। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। तो और क्या है, पत्रांक PRPB11 प्रोग्रामर कोड, ये सारी चीज़ें दी हुई है। 23 मई 2023 सूचना विज्ञप्ति है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पद एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 872 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 2021-22 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में विज्ञप्ति ये जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 872 पदों पर सीधी भर्ती 2021-22 की भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं की निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से संपन्न कराई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया RFQ में वर्णित की गई है। उक्त भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु RFQ संख्या आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं PRB1 प्रोग्रामर ग्रेड 2 CO.OP. A 2021-22 बोर्ड की वेबसाइट uppb.pb.gov.in पर समस्त शर्तों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। RFQ के संबंध में किसी प्रकार की परीक्षा यानी क्वेरी होने पर दिनांक 1/6/2023 तक ही स्वीकार की जाएंगी। प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट जो है उस पर प्रदर्शित किए जा रहे RFQ में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम कार्यदायी संस्थाएं अपनी निविदाएं नियत तिथि 13/6/2023 को प्रातः 10 बजे से 14 बजे के मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो ये पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विज्ञप्ति से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है और इस पर जल्द ही आप सभी लोगों को बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन अभ्यर्थियों से लिए जा चुके हैं और उनकी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, ना तो डेट अनाउंस की जा रही है। इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। UPHESC में जल्द खुल सकते हैं भर्ती के रास्ते। मामला कोर्ट में जाने के बाद नए अध्यक्ष व सदस्य की हो सकती है नियुक्ति। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 1 साल से फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता जल्द ही खुल सकता है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाने के बाद आयोग में जल्द ही अध्यक्ष या नए सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए 1 साल हो गए हैं। अगर 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फरवरी 2023 में आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सदस्यों के भी 6 में से 4 पद खाली हैं। कोरम पूरा न होने से भर्ती फंसी हुई। अगर आयोग में 1 सदस्य की भी नियुक्ति हो जाती है तो सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी और इन्हीं में एक वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष नामित करते हुए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दिसंबर 2020 में आयोग के तत्कालीन सदस्य डॉक्टर SK पांडे का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2021 की शुरुआत में उनकी जगह नए सदस्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच भर्ती फंसने से परेशान अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं। मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और यही मामला आप सभी को TGT PGT शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में गठित होने वाले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या पुराने आयोगों के माध्यम से TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो जून के प्रथम सप्ताह में अपने मूर्त रूप में आ जाने के 100% चांसेस हैं। तो ऐसे में उसी के द्वारा TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी इस मामले से जुड़ी हुई आगे की आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
साथियों अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जांच को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में उल्लंघन की जांच एवं निगरानी नियमित रूप से होगी। नियमित निगरानी के लिए यूजीसी ने साल 24 अप्रैल को आयोजित अपनी 568वीं बैठक में एक स्थायी समिति के गठन का फैसला किया है। शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में कोई अनियमितता मिलने पर यूजीसी ने गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बुधवार को बताया, यूजीसी द्वारा गठित स्थायी समिति उच्च शिक्षण संस्थानों को चिन्हित कर वहां शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी के अवार्ड करने की प्रक्रिया की जानकारी लेगी। नियुक्ति और पीएचडी के दस्तावेज की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देखा जाएगा कि यूजीसी द्वारा तय मानकों का पालन किया गया है या नहीं। उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि यूजीसी समय समय पर शिक्षकों की गुणवत्ता और शोध डिग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को अधिसूचित करता है। वहीं इस समय 2 नियमों से नियंत्रण हो रहा है। इस समय उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति और पीएचडी के लिए मानकों का अनुपालन 2 विनियमन द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनिमय और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय 2018 के अलावा दूसरा विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं विनियमन 2022 का प्रावधान है। दोनों विनियमन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन में मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले शोध डिग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। तो साथियों, इस तरीके की लापरवाही बरतने पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आगे कठिन कार्रवाई होने जा रही, क्योंकि जिस तरीके से पीएचडी और अन्य मामलों में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, ऐसे में इस तरीके की ठोस कार्रवाई किए जाने की बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में यूजीसी की तरफ से एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा कराई गई थी और उसका डीबी के लिए रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। यानी 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो है गतिमान है, प्रोसेस अवस्था में है। इसी बीच SSSC की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 4500 पदों पर नई लेखपाल भर्ती की तैयारी की जा रही है। खबर जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 4500 और पदों पर भर्ती का इरादा है। राजस्व परिषद लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं। इनमें से 12,569 यानी लगभग 40% पद खाली हैं। खाली पदों में से 8085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष 31 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर आयोग ने 27,455 अभ्यर्थियों को अभिलेख यानी अर्हता परीक्षण के लिए चिन्हित किया है। आयोग को अंतिम चयन परिणाम घोषित करना बाकी है। इसके बाद भी लगभग 4500 पद रिक्त रह जाएंगे। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। परिषद की ओर से लेखपाल के पदों पर 30 जून 2023 तक होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे निचली इकाई होता है और संवर्ग के 12,569 पद खाली होने के कारण बड़ी संख्या में लेखपालों को कई हलकों का काम करना पड़ रहा है। इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां तो आ ही रही हैं, राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 8085 पदों के लिए आयोजित की गई थी उसमें चयन नहीं हुआ है, उन्हें निराश नहीं होना है, नई तैयारी के साथ जुट जाना है। आने वाले समय में आप सभी को 4500 पदों पर लेखपाल भर्ती का एक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जहां एसएससी की जेईई भर्ती परिणाम हुआ है जारी। 2798 को मिल गई है नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें देश भर के 2798 अभ्यर्थियों का जेईई के पद पर चयन हुआ है, जिनको केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में तैनाती मिलेगी। परिणाम जारी करने के साथ ही विभाग आवंटित कर दिया गया है। आवंटित विभाग में इनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी और फिर नियुक्ति मिलेगी। एसएससी ने इस भर्ती को 9 महीने में पूरा किया है। एसएससी ने जेईई भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन अगस्त 2022 में जारी किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 14 से 16 दिसंबर तक कराई गई थी। परिणाम 18 जनवरी को घोषित किया गया था। इसमें 20,138 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनकी लिखित परीक्षा 26 फरवरी 2023 को हुई। अब अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 2798 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनितों में 1309 अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के हैं, जबकि 583 ओबीसी, 444 एससी, 199 एसटी और 264 ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं। इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ
पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज में जेई के पद पर तैनाती मिलेगी। अगले कुछ दिनों में इन चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए संबंधित विभाग से बुलावा आएगा। इसके बाद नियुक्ति की जाएगी। एसएससी ने कोर्ट के अलग अलग मामलों के चलते 30 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया है। तो एसएससी की तरफ से जेई भर्ती का परिणाम जारी करने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 6800 चयनितों की तरफ से शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें, लगातार 6800 चयन सूची सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग निरस्त हो चुकी है, लेकिन उसमें चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, बेसिक शिक्षा मंत्री, बड़े नेताओं से मुलाकात जारी है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसी क्रम में कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से एक बार पुनः विजय यादव, रंजीत भाई और अन्य साथियों के द्वारा मुलाकात की गई। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगातार आप सभी लोगों की मुलाकातें होती रहीं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है और ना ही विभाग के अधिकारियों को इस बड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। लगातार अगर मिला है तो अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है, चाहे मंत्री हो, चाहे अन्य कोई नेता हो और चाहे हो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी। लगातार आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले दिनों कुछ प्रमुख सचिव जी से भी मुलाकात हुई थी और वहां से केवल आश्वासन मिला था और कहा गया था कि हम लिस्ट रिविजिट करने जा रहे हैं सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग। उसी के अनुरूप कुछ घुला मिला हुआ कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का भी स्टेटमेंट देखने को मिला है और कहा कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी लोगों के हित के लिए चिंतित है और उस पर जो है आगे कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन स्पष्ट उन्होंने नहीं बताया है कि क्या तैयारी की जा रही है और क्या अभी तक ठोस कदम उठाया गया है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो 6800 चयन सूची में सम्मिलित थी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। कुल मिलाकर के आप सभी लोग जानते हैं जो अभी तक होता रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि आप आश्वस्त रहिए कि आप सभी लोगों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार पिछड़ों, दलितों, वंचितों के हक और अधिकारों के लिए संघर्षशील और प्रयासरत है और आप सभी लोगों के अधिकारों से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। हर संभव प्रयास किया जाए जिससे आप सभी लोगों के साथ न्याय हो सके। लेकिन अभी तक धरातल पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जिससे आरक्षित वर्ग और वंचित और पीड़ित अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं न्याय देने के लिए सरकार और विभाग ने तत्परता दिखाई हो। कुल मिलाकर के मुलाकात के बारे में बात की जाए तो अब जो साथी मिलने गए थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट यही कि मुलाकात सकारात्मक रही। माननीय मंत्री जी ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आप लोगों के हित में ही कदम उठाया जाएगा, चाहे डीबी में सुनवाई के लिए अपनी सरकार को पक्ष रखना हो या एफिडेविट को लेकर के हो। सारी चीज़ें कुल मिलाकर के आश्वासन पर ही निर्भर है और लगातार आश्वासन ही मिलता रहा है। अभी तक कोई मूर्त रूप में कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं अभी कुछ याचिकाएं 6800 की तरफ से डीबी में जाने के लिए प्रोसेस में है और कुछ पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी किसी भी याचिका के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट नहीं जारी की गई है जो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई हैं डीबी में। उम्मीद करते हैं जल्द ही सारी याचिकाएं फाइनल रूप से सबमिट हो जाएंगे डीबी में और एक साथ कनेक्टेड रूप में आपको बता दें बंच के रूप में इनकी सुनवाई के लिए केस स्टेटस डीबी की तरफ से जारी किया जा सकता है। वहीं अब आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में डीबी में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आज की कोर्ट सुनवाई में एक धमाकेदार बहस एटीआरई पर देखने को मिलेगी और एटीआरई पर एक बड़ी बहस देखने के साथ साथ एक बड़े निर्णय की तरफ कहीं ना कहीं हम लोगों को कोर्ट की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थियों में लगातार आज की कोर्ट सुनवाई को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर के परेशान हैं कि जिस तरीके से हमारी तरफ से वकील जो हायर किए गए हैं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से वो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्या जनरल वर्ग के एडवोकेट हैं, क्या जनरल वर्ग के एडवोकेट जो हैं आरक्षण पीड़ित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हित में बात करते हुए उनकी लड़ाई सकारात्मक रूप से कोर्ट में लड़ेंगे और एक मजबूत पैरवी के साथ एटीआरए पर डिस्कस करेंगे या जर्नल का जज और जर्नल का वकील मिलकर के आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को एक बार फिर चकमा देंगे। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं मतभेद बना हुआ है। हालांकि आप सभी को बता दें कुछ अभ्यर्थी इतना निराश हो चुके हैं इस मामले से कि वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के आज कुछ नहीं होने वाला है, आज आपको अगली डेट भी देखने को मिलेगी। तो आज की कोर्ट सुनवाई के बारे में लगातार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी जिन्होंने याचिकाएं फाइल की हैं भास्कर यादव एंड अदर्स की टीम जो आपको बता दें जिनको आज पूरी उम्मीद है कि आज एक धमाकेदार बहस देखने को मिलेगी और सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा और आज ही कोई ना कोई बड़ा अपडेट एटीआरए पर निकल कर डीबी की तरफ से आएगा जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की कोर्ट सुनवाई में चीज़ें अच्छी हों। अगर आज अगली डेट मिलती है तो हम लोगों को 1 महीने से ज़्यादा का समय कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल
साथियों, आज कोर्ट में एक अच्छी और सकारात्मक कार्रवाई देखने को मिले और उम्मीद करते हैं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो एटीआरई पे एक अच्छी बहस के लिए तैयारी करके आज कोर्ट जा रहे हैं, उनको कोर्ट में एटीआरई पर जीत मिले और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के हित में डिसीजन आज डीबी से निकल कर आए। फिलहाल आज की कोर्ट सुनवाई की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। आपको आज की डीबी सुनवाई की पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और अपनी फैमिली को ग्रो करने में मदद करें। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं कोर्ट सुनवाई की पल पल की अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।